लोग यहाँ पे धरना दे रहे, क्या मामला है? नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट यहाँ पे ये आंदोलन हो रहा है। मतलब क्या प्रक्रिया है, थोड़ा सा बताइए, क्या प्रक्रिया क्या है, थोड़ा समझाइए। नॉर्मलाइजेशन में क्या दिक्कत है? 2 शिफ्ट का प्रोसेस है जो कि हमारे हित में नहीं है। इसको 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम चाहते हैं, यूपीपीसीएस और आरओ दोनों का। सरकार नहीं मांगती तो फिर क्या, सरकार नहीं मानती फिर क्या करेंगे आप? हम लोग सारे लोग मूवमेंट करेंगे एक साथ। आप क्या कहना चाहती मैम? जी, आप क्या कहना चाहती इस पर? सेम मेरा भी यही कहना है। हम लोग आंदोलन करेंगे, जब तक हमारी जीत नहीं होगी हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे। हम लोग एक साथ खड़े, साथ छात्र एकता जिंदाबाद। जी, अगर आपकी बात नहीं मानती आयोग तो फिर आप क्या करेंगी? तो हम लोग मूवमेंट जारी रखेंगे, हम लोग अपनी बात मनवाएंगे, क्योंकि ये बहुत गलत है। हम लोग कोर्ट की तरफ जाएंगे, कोर्ट ने भी हमारे फेवर में डिसीजन दिया है, तो हम लोग पूरी तरह से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और 11 तारीख को हम लोग जो प्रयागराज में आंदोलन होगा वहाँ भी हम लोग जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या मामला, क्या मामला, क्यों लोग आप लोग यहाँ धरना कर रहे हैं? सर ये धरना हो रहा है इस कारण की वजह से, जो ये एग्ज़ाम में नॉर्मलाइज करने का जो क्राइटेरिया फिक्स कर रहे हैं, इस ये आयोग एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम को एक छोटा एग्ज़ाम समझ चुका है एक तरह से। हम नहीं चाहते कि एग्ज़ाम इस तरीके से हो और बच्चों का अहित हो, और हम इस 2 पारी के एग्ज़ाम के खिलाफ हैं और नहीं चाहते कि एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हो और 1 शिफ्ट में हो और ये एग्ज़ाम फेयर हो। ये 1 साल से एग्ज़ाम चल रहा है, आयोग हम लोग के टाइम को व्यर्थ कर, टाइम पैसा सब कुछ इसको व्यर्थ कर रहा है पूरी तरीके से। हमारे गार्जियन, हमारे क्लास की प्रेशर, हमारी एज सब कुछ बढ़ रही है। आयोग हमारा साथ नहीं दे रहा और सरकार भी हमारा साथ नहीं दे रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार और आयोग दोनों हमारी बात सुने और समझे कि इस एग्ज़ाम को फेयर और टाइम पे कराने की ज़रूरत है, बच्चों का साथ देने की ज़रूरत है। सरकार अगर आपकी मांग नहीं मानती तो आप क्या करेंगे? मानना ना मानना उनके हाथ में है, लेकिन हमारे हक में जो है, हमारा जो अधिकार है हम वो करेंगे। हम उसके आगे नहीं आ रहा। और जाहिर सी बात है कि इतने बच्चे यहाँ एक साथ एकजुट मिलकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार को और आयोग को इस बात को सुनना पड़ेगा और मानना ही पड़ेगा हमारी बातों को। आपकी क्या मांगे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हैं कि एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में और 1 दिन में होना चाहिए, और इसके लिए आयोग को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर एक बार हो गया नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम तो ये आजीवन रहेगा और इसको वापस नहीं लिया जा सकता। इसीलिए ये उग्र प्रदर्शन हो रहा है और इसके आगे आयोग को और सरकार को झुकना पड़ेगा। इसके लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा ये छात्र जाएगा। आपकी क्या मांगे? देखिए, आयोग की जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल धूमिल हो चुकी है। वो चाहे एग्ज़ाम प्रक्रिया हो, चाहे एग्ज़ाम का रिजल्ट हो, चाहे आंसर की हो, और अब तो एग्ज़ाम का प्रोसेस भी आयोग के हाथ में चल चुका है। आयोग ने स्टूडेंटों को लाइफ को बना लिया खिलवाड़, और वो समझता है कि स्टूडेंट के साथ से खेलता रहेगा और उसका कोई परिणाम ही निकलेगा। लेकिन अब ना वो स्टूडेंट के साथ खेलेगा ना उसका परिणाम निकलेगा। अब हमें चाहिए पूरी पारदर्शिता और पूरे एक प्रभावी प्रक्रिया के साथ इसका प्रभावी परिणाम मिलेगा। आयोग के लिए अब स्टूडेंट एक बड़ा प्रश्न उठाएगा, और आयोग को और सरकार को इसलिए सबके सामने चाहे झुकना तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये हमारी मांगें स्वीकार करनी पड़ेंगी। ये मैं सुनिश्चित करना चाहूँगा, ऐसा होगा ही होगा। ये नहीं करती फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? इलाहाबाद का, प्रयागराज का क्या मैटर है? प्रयागराज का भी यही मैटर है कि पहला तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, 3 पेपर आरओ के होने हैं जिसमें शुद्ध धांधली होनी है, और प्रक्रिया भी अपारदर्शी रहनी है, परिणाम भी अपारदर्शी रहना है। 11 तारीख का क्या है? 11 तारीख का 11 तारीख को महाआंदोलन होगा, क्योंकि आंदोलन बहुत छोटे छोटे होते रहे हैं। शायद आयोग हम लोगों को इग्नोर करता रहा है। अब तो ना आयोग हमें इग्नोर करेगा और ना हमारी मांगे जो होंगी उनको भी इग्नोर करेगा। महाआंदोलन होगा, रैली होगी, जिस स्तर पे जाना पड़ेगा उस स्तर पे जाएंगे, लोग करेंगे और अपनी मांगे एक पूरे जो संवैधानिक प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। मांगे देखिए, स्वीकार करना ना स्वीकार करना आयोग की मर्जी हो सकती है, लेकिन मांगे रखना हमारी मर्जी है और हम मांगे रखेंगे, प्रभावी तरीके से रखेंगे। बाकी देखिए क्या होता है, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे क्या होगा। धन्यवाद। आप बताइए क्या मामला है? हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रहा था, सरकार को इस पे ध्यान देनी चाहिए सर। आयोग मनमानी नहीं कर सकता। इसी स्केलिंग को सर 2018 के बाद हटा दिया गया, अब की बार 2022 में फिर पता नहीं क्यों ये लोग स्केलिंग ला रहे हैं सर। विज्ञप्ति में ऐसा कुछ जिक्र नहीं है सर। अभी कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, इनको झुकना पड़ेगा और इनको 1 शिफ्ट में कराना हो एग्ज़ाम। ये गलत है सर, गलत है, गलत है, गलत है। हम लोग इलाहाबाद तक धरना देने जाएंगे और आयोग को कहीं ना कहीं इसको चाहे लेट करा ले 2-3 महीने, लेकिन 1 शिफ्ट में कराए सर। ये हम लोगों का आयोग से विनती है सर। हम लोग धरना देंगे, इलाहाबाद तक जाएंगे और टालना पड़ेगा इनको सर। धन्यवाद। क्या मामला, आप लोग यहाँ धरना क्यों कर रहे हैं? क्यों धरना कर रहे हैं? यहाँ पे धरना क्यों कर रहे हैं?
सर ये मामला वन शिफ्ट वन एग्ज़ाम को लेकर है। आयोग ने बदलाव किया है एग्ज़ाम पैटर्न में, तो स्टूडेंट्स चूँकि ये प्रक्रिया भी चल रही है अभी, और चलती हुई प्रक्रिया में इन्होंने बीच में बदलाव कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के नाम पे, बट स्टूडेंट्स इस बात को लेकर तैयार नहीं है कि आप इस चीज़ में कोई बदलाव करिए। और रही बात गवर्नमेंट के ऊपर बहुत दबाव है कि आप एग्ज़ाम हमें दिसंबर में लेना है, लेकिन बच्चों की डिमांड ये है कि एग्ज़ाम जब भी हो वन शिफ्ट में हो और एक ही दिन में हो, जैसा कि पहले होता आया है। और आयोग इस बात को लेके बोला था कि हम बच्चों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे। इसके पहले भी शासन को और आयोग को इन सब बातों से अवगत कराया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बोला था कि हमारी जानकारी में सारी बातें हैं और इस चीज़ को हम नोटिस देते समय ध्यान दिया जाएगा। बट अभी आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि आयोग अपनी मनमानी कर रहा है और बच्चों की भावनाओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेके क्या यहाँ पे क्यों मतलब धरना दे रहे लोग? हम लोग जो धरना दे रहे हैं वो आयोग के भ्रष्टाचार के खिलाफ और आयोग के नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, आयोग जिस प्रकार से मनमानी कर रहा है उसके खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से आयोग अपने मनमानी करने में आमदा हुआ है, ऐसा करने में वो इस कृत्य में सफल नहीं हो, उसके लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और हम सभी जिन्होंने अपने जवानी के 10 साल 15 साल 20 साल दिए हैं, वो सब इस बात के लिए यहाँ पे क्या कहते हैं खड़े हैं कि आयोग जिस प्रकार से मनमानी कर रहा है और जिस प्रकार से वो अंदर ही अंदर अपने लोगों को क्या कहते हैं अंदर लाने का कार्य कर रहा है, वो ऐसा काम करने में सफल नहीं हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। आपकी क्या मांगे हैं? आपकी हमारी मांगे हैं कि वन डे वन शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए और जो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया है ये बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। और वैसे भी अभी हाल में जो है सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जो है फैसला भी दिया है कि जो रूल है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। तो हमारे यही पुरतबस मांग है कि वन डे वन शिफ्ट एग्ज़ाम होना चाहिए और शुचितापूर्ण, जो ये लोग बार बार अपना इश्तहार जो जारी करते हैं उसमें बार बार शुचितापूर्ण की बात करते हैं, वो उस तरीके से हमारा एग्ज़ाम होना चाहिए शुचितापूर्ण, एकदम साफ स्वच्छ तरीके से, ताकि जब भी लड़का कोई भी घर से, अब नॉर्मलाइजेशन से क्या है कि नहीं पता लग रहा है कि 110 वाला भी एंटर कर जाए और ये भी नहीं पता लग रहा है कि 80 वाला बाहर चला जाए, क्योंकि 80 वाला भी अंदर हो सकता है और 110 वाला भी बाहर हो सकता है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि एग्ज़ाम ऐसा होना चाहिए कि जब कोई दे के आए तो जितना क्वेश्चन वो बनाए तो उसको ही पता होना चाहिए। जैसे हम लोग आते हैं तो 90-95 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो हमको पता लग जाता है कि हमको मेंस की तैयारी करनी है, लेकिन अब इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं पता लगता है कि हम मेंस की तैयारी करें कि ना करें, क्योंकि इसके बाद जब हम लोग मेंस का जब रिजल्ट पीटी का रिजल्ट आता है तो पीटी और मेंस के बीच में जो है समय बहुत कम रह जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो एक प्रक्रिया है वो पूर्णतः शुचितापूर्ण होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। आपकी क्या मांगे हैं? देखिए सर, इसमें बात ये है सीधा कि अगर जो आप नोटिफिकेशन निकाल दिए तो बीच में आप नियम नहीं बदल सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कल आया है, जिससे ये है साफ कि ये भ्रष्टाचार करने का एक नया तरीका है, जिसको क्या नाम है आयोग के अध्यक्ष बच्चों पे थोप रहे हैं, जो सरासर गलत है। और उसी का हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। सारे यही चाहते हैं कि जो अभी तक एग्जाम जिस पैटर्न पे चल रहा था उसी पैटर्न पे होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। सारे छात्र जो खड़े हैं ये इसीलिए खड़े हुए हैं और कोई भी परिवर्तन ना हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि जब भी एग्जाम कराएं वन शिफ्ट में कराएं, वन डे में कराएं, बस यही हमारी मांग है। क्या मामला है, आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं यहाँ पे? देखिए, हम सीधा नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो 2 शिफ्ट में एग्जाम आयोग करा रहा है वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो पेपर हो हमारा 2 शिफ्ट में। ये समझिएगा, आंदोलन की बात आती है तो आंदोलन जब हम पढ़ना जानते हैं तो आंदोलन करना भी जानते हैं, ये आयोग समझ ले। जब हमें पता है उसकी बारीकियाँ क्या हैं, कैसे आंदोलन को आगे सफल बनाना है, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ सकते हैं तो हम वो कर भी सकते हैं। और इसी संदर्भ में सारे साथी हमारे तैयारी करते हैं और तैयारी करने में अगर उन्हें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से बाधित किया जाएगा तो वो अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ेंगे। और ये मात्र एक झांकी है, प्रयागराज अभी बाकी है। मांग क्या है? सर, हमारी सबसे पहले एक ही मांग है कि हमारा एग्जामिनेशन जो है, जो अभी तक होता आया है, सिर्फ एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, जिससे न्याय है छात्रों के साथ। आरओ की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आयोग ने अपनी मनमानी की है। विज्ञापन आने के बाद अब बच्चों के साथ इंजस्टिस कर रहे हो, तो उसी संपर्क में हम लोग आज यहाँ पे शामिल हैं। आंदोलन क्या मांगे आप लोग की? मांगे क्या है? क्या
मांग है आप लोग की? मांग क्या है? हमारी मांग है कि पेपर एक शिफ्ट होना चाहिए। जो प्रक्रिया आयोग ने शुरू की है, क्या मांगे हैं आप लोग की? मांग क्या है? हमारी मांग है कि पेपर एक शिफ्ट होना चाहिए। सरकार ने जो ये खेल के बीच में नियम बदला है वो हमको बर्दाश्त नहीं है। कल ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि एग्ज़ाम की जब नोटिफिकेशन जारी हो गया तो नोटिफिकेशन के बाद से कोई बदलाव आयोग कर नहीं सकता है। तो सरकार ने भ्रष्टाचार को करने के लिए छात्रों के साथ खिलवाड़ करते हुए खेल के बीच में नियम बदला है। ये संभव नहीं है। आयोग को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए नोटिस को वापस लेना होगा। आज आप देख रहे हैं कि हजारों छात्रों में भीड़ इकट्ठा हुए हैं। ये सारे छात्र इलाहाबाद के गेट नंबर 2 पहुँच रहे हैं। आयोग के गेट पहुँच रहे हैं। आयोग अब हमें रोक नहीं पाएगा। आयोग ने पहली बार कहा 21 अक्टूबर को कि हम आपकी बात को ध्यान रखेंगे। आयोग ने हमारी बातों का यही क्या ख्याल रखा? कोई ख्याल नहीं रखा। हमको केवल गुमराह किया। दिवाली की छुट्टी थी, छठ की छुट्टी में कहा कि आप लोग पढ़ाई करिए और नोटिस निकाल दी। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार और आयोग जो भी फैसला ले छात्र हित में ले और नोटिस को वापस करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, देश की जनता हमारे साथ है और छात्र साथ हैं। हम सब चाहते हैं कि नोटिस को वापस करना ही होगा। हम तब तक लड़ेंगे जब तक वापस नहीं होगा। हम तब तक लड़ेंगे जब तक आयोग ये नोटिस को वापस नहीं करता है और एग्ज़ाम एक शिफ्ट में कराने नोटिस जारी नहीं करती है। हम आमरण अनशन करेंगे। हमारा अंतिम विकल्प है आमरण अनशन करना। हम वहाँ गेट बैठे रहेंगे जब तक नोटिस नहीं आता है, तब तक हम वहाँ बैठे रहेंगे। हमने इस आंदोलन को गांधी बिहार, दिल्ली से आज नेहरू बिहार यहाँ से करते हुए जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से रास्ता दिल्ली पहुंचता है, अब इस बात को हम उल्टा करते हुए दिल्ली से सारे रास्ते इलाहाबाद पहुंचेंगे। हम इस समय को बदल देंगे। सारी रास्ता इस समय इलाहाबाद तक जाएगी और पूरे प्रदेश से हमारी डिमांड छात्रों से कि सारे छात्र आयोग पहुंचे। धन्यवाद। देखिए, मैं क्या मामला है? मेरा नाम विजय मिश्रा है। हम दिल्ली बीजेपी के खास आदमी हैं। हम दिल्ली के छात्रों की तरफ से, मुखर्जी नगर के छात्रों की तरफ से, गांधी विहार, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, वजीराबाद, परमानंद, सभी छात्रों की तरफ से मैं इलाहाबाद में अपने रह रहे भाइयों और बहनों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि पीछे नहीं हटना है तब तक जब तक ये अन्यायपूर्ण, ये दमनकारी, ये गलत तरीके की जो चीज़ें हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं, जब तक हम मनवा नहीं लेते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम 10,000 से ज़्यादा संख्या में हम प्रयागराज आएंगे 11 तारीख को। जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सकेगा हम लोग आएंगे, क्योंकि हमको समस्या न पेपर से है, न हमको समस्या कि आयोग से है। क्योंकि समस्याएं जब छोटी थी तब हम इतना करके चल देते थे कि चलो यार ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता है। लेकिन एक शासन का एक नियम होता है कि जब शोषणकारी शक्तियां जो होती हैं, जब समाज पे या किसी संस्थान पर हावी होती हैं और शोषित होता हुआ व्यक्ति यदि दबता जाता है तो इस हद तक दबाने का प्रयास किया जाता है कि जब तक उसकी नाड़ियों से खून न निकाल लिया जाए। यही प्रक्रिया अब उत्तर प्रदेश सरकार की और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। फरवरी में आपका पेपर लीक होता है। जिस पेपर को आप 3 शिफ्ट में आरओ कराना चाहते हैं, यही पेपर फरवरी में आपने 1 शिफ्ट में लिया था। किन जिलों में, किन सेंटरों में लिया था? अगर लीक हुआ यह पेपर तो ये प्रशासनिक अक्षमता का मतलब है, यह आयोग की अक्षमता है। आप पेपर कंडक्ट नहीं करवा पाए तो ये आप अपनी अक्षमता का ठीकरा हमारे ऊपर क्यों ठोक रहे हैं भाई? आपके पास 75 जिले हैं, आप उसमें से 41 जिलों पे पेपर कंडक्ट कराना चाहते हैं जो यूपी पीसीएस का अभी इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। अब ये सोचने का विषय है, इतने बड़े बड़े दावा करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार ना, जिसका बजट पूरे देश में सबसे ज़्यादा है लगभग, यह सरकार या तो इस कह रही है कि जो आयोग का जो एसओपी है कि हमको एसओपी के हिसाब से सेंटर नहीं मिले। इसका मतलब है कि आपके विद्यालय इस योग्य ही नहीं है कि आप एक पेपर कंडक्ट करवा पाएं। और अगर विद्यालय आपके योग्य हैं तो प्रशासन आपका योग्य नहीं है। प्रशासनिक अक्षमता है, और यह प्रशासनिक अक्षमता किसी में भी है, या सरकार में है या आयोग में है, तो उसको संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, इसकी कोई स्थापित और मानक प्रक्रिया नहीं है कि जिस फार्मूले से आप निकालेंगे और हमें बता देंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, दबाव में आके परसेंटाइल का फार्मूला ले आके इन्होंने हमको दे दिया। जिस फार्मूले के तहत एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हैं वो ऑलरेडी विवादित प्रक्रिया है। तमाम प्रकरण
कोर्ट में पड़े हुए हैं, तमाम और परीक्षाओं के बच्चे लड़ रहे हैं, ये उसी चक्र में, उसी चीज़ों में हमको भी दबाना चाह रहे हैं। क्योंकि जो इसमें सीसेट का पेपर है, सीसेट के पेपर में 33% पास मार्किंग है। भाई हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम 33% में परसेंटाइल कैसे निकालोगे, और अगर परसेंटाइल सीसेट का भी निकालोगे तो जो 33% आपने दे रखा है, जो विज्ञप्ति में आया है, उसका क्या अर्थ रह गया। अभी कल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि आप बीच में नियमों में बदलाव नहीं कर सकते। सरकार की संवेदनशीलता, आयोग की संवेदनशीलता अगर थोड़ी सी भी होती बच्चों के प्रति तो वो स्पष्टीकरण देते। हम लोगों ने ट्विटर अभियान किया, इनको स्पीड पोस्ट किया, हम लोगों ने 3 से 4 लाख सरकार को किया। अभी हम 5-6 दिन पहले जिस दिन नोटिफिकेशन आया है उस दिन हम लोगों ने लगभग पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 में ट्रेंड किए, इंडिया में टॉप पे हम ट्रेंड किए 6 घंटा 40 मिनट। तो क्या सरकार को ये बातें नहीं पता है? क्या आयोग के लोगों को नहीं पता है? इसका मतलब है कि इनकी मंशा है कि किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, वो कलेक्टर, वो डिप्टी कलेक्टर, वो कप्तान न बनने पाए। इनको लगता है कि जैसे नेताओं के बच्चे ही मंत्री और विधायक होते हैं, इनकी ये मंशा है कि इन्हीं के बच्चे कलेक्टर भी बने, इन्हीं के बच्चे कप्तान बने। क्योंकि हम गरीब बच्चों के पास एक यही प्रक्रिया थी, एक यही सिस्टम था जो हम संतुष्ट भी नहीं थे, क्योंकि हम थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहते हैं। ये पेपर कराने के बाद जब 1 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा था, पेपर करवाने के बाद ये प्रश्नों पर तो आपत्तियां मांगते हैं, लेकिन आज तक कभी संशोधित आंसर की इन्होंने दिया नहीं। तो कभी किसी को पता ही नहीं चल पाता कि वो कितना नंबर पाया, कितनी मेरिट गई। संशोधित आंसर की फाइनल लिस्ट होने के बाद भी नहीं देते हैं। तो हमसे आयोग से निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है कि हमारी चीज़ों को, हमारी परेशानियों को समझे, वो संवेदनशील बनिए। हमने आपको चुना था 2017 में, क्योंकि आपका एक कहना था कि हम बच्चों, आपके साथ जो अन्याय हुआ है पूर्व की सरकारों में, ये नहीं होने देंगे। यदि आपका जुमला है तो मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि 11 लाख, 11.5 लाख बच्चे हैं RO में, 5,74,000 PCS में, औसत मोटा लेंगे तब भी 7 से 8 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। सरकारी डिफिनेशन के हिसाब से एक परिवार में 5 व्यक्ति होता है, तो यह सरकार भी समझ ले और जो लड़ते हैं विपक्ष के भी लोग समझ लें। अगर विपक्ष इस मंशे पे आज नहीं बोल रहा है कि बच्चों के साथ नहीं खड़ा हो रहा है कि हमारा सर फूटे, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो, तब विपक्ष उसको भुनाए। तो मैं विपक्ष को भी आगाह कर देना चाहता हूं कि 27 के चुनाव में ये चुनी हुई सरकार हमने 17 में चुना था, इसको हम इस तरह से सत्ता से बेदखल करेंगे कि इनकी पीढ़ियां एनालिसिस करेंगी, इनकी जितनी सोशल इंजीनियरिंग है, इनकी जितनी चीज़ें हैं, हम अपने परिवारों को, कम से कम एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं ना, हम ये 11,74,000, 12 लाख जो हैं, 6 लाख जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम में, हम अपने परिवारों को एक वोट नहीं देने देंगे 2027 में। और हम इस सरकार को दिखाएंगे और इस देश को दिखाएंगे कि तानाशाही रवैया, दमनकारी नीतियां अपनाने का दुष्परिणाम क्या हो सकता है एक यूथ के साथ। आपने 8 महीना पेपर कंडक्ट नहीं कराया, आपकी मनसा पेपर करवाने की नहीं है। आप पहले भी बेचते आए थे, आज भी बेचना चाह रहे हैं। अब तो आप ओपन सिस्टम के अंदर आके आप धांधली करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए आप करना चाहते हैं। सिर्फ मेरा ये कहना है कि संवेदनशील बनिए, हमारी मांगों को रखें। हमें पेपर के डेट से हमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ चैनल्स, कुछ छात्र ऐसे हैं, कुछ टीचर्स, यूट्यूबर्स भी अच्छे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि कोई गिरोह काम कर रहा है पोस्टपोन कराने के लिए पेपर। तो मैं ऐसे बच्चों को और टीचरों को बता देना चाहता हूँ, टीचरों को तो भगवान आपका भला करें, और बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि हमारी दुआएं हैं कि आप सीधे कैबिनेट सेक्रेटरी बनिए। आपको चयन की बात ही नहीं है, आप कैबिनेट सेक्रेटरी बनिए। तो हमें इसमें कोई समस्या ही नहीं है डेट को लेके। आप 2 दिसंबर को पेपर करा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पेपर एक शिफ्ट में होना चाहिए जैसे हो रहा था। और अगर आप अक्षम हैं, अगर हम आयोग के अध्यक्ष से भी कहना चाहते हैं, यदि अक्षम हैं तो आप तत्काल रूप से इस्तीफा दें, क्योंकि इनके टाइम में आए हुए 4 सालों में सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ भी नहीं हुआ है। दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, उन्हें लगता है पेपर पहले ही करा देना चाहिए।